This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 मिनट का एक डाउट सेशन रखते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपको किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं, किसी को भी, चाहे वो आप चैट बॉक्स में चैट करके डाल सकते हैं या अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कल का क्लास छूट गया था डियर, आपको उसका वीडियो मिल गया होगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है राहुल, आप उसको वहां से देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। जो भी अगर किसी को डाउट है चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Anybody have any type of doubt, please ask. I request to all participants, please, if you have any doubt, then ask. अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई छोटा सा भी अगर डाउट है तो प्लीज पूछे मुझसे। अब तक की किसी भी टॉपिक में हो, किसी भी क्लास में हो, तो मैं उसको यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। ओके सर, ट्रैकिंग कैसे करते हैं रिपीट कर दीजिए। ठीक है राहुल, ट्रैकिंग का मतलब होता है कि हाउ टू मॉनिटर योर प्रोजेक्ट, राइट, कि किस तरह से उसको ट्रैक करना है और किस तरह से आपको उसको मॉनिटर करना है। तो कितना टास्क आपका कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बचा है, उसी प्रोसेस को हम ट्रैकिंग कहते हैं, राइट। ट्रैकिंग के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसमें आपके पास है परसेंटेज कंप्लीट, ठीक है, कॉस्ट, ये सारी चीजें हम उसमें निकालते हैं। अब जैसे कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको देखना है कि कितना प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से एक नया कॉलम डालोगे और परसेंटेज कंप्लीट, वर्क कंप्लीट पे आप क्लिक कर दो। तो देखो आपका अभी ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। इस 0 में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहां से इस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ से स्टेटस डेट लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है राहुल, समझ रहे हो ना। यहाँ से आपको स्टेटस डेट को चेंज करना पड़ेगा और स्टेटस डेट आपकी आज की है, तो आप यहाँ से क्या करो, कुछ दिन की ले लो, कुछ जैसे कि हम 30 तारीख तक ले लेते हैं फ्राइडे, और ओके कर देते हैं। तो ये आपकी देखिए 30/9 तक का हो गया, लेकिन आपके प्रोजेक्ट पे अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को अपडेट। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर दो। तो देखिए आपके यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपके कुछ टास्क के आगे इंडिकेशन बॉक्स में टिक लग के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टास्क आपके कंप्लीट हो गए, और जो 6th वाला है उस पर टिक नहीं लगा है, जबकि वो आपका 67% क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। और जो आपके 100% कंप्लीट हो चुके हैं वो आपके यहाँ पे देखो टिक लग गया आपका। और इसमें देखो आपका टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपका वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, 30%, ठीक है। और इंडिविजुअली टास्क का भी आपको बता रहा है कि टास्क 2 आपका 100% कंप्लीट हो गया, टास्क 3 आपका 100% कंप्लीट हो गया, टास्क 4 भी आपका 100% कंप्लीट हो गया, टास्क 5 भी हो गया, और 6 आपका कितना हुआ है, 67%। और इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका बार चार्ट दिखा रहा है, बार चार्ट पे भी आप देखो एक ब्लैक कलर से लाइन आ रही है इन सबके बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो आपका 60% कंप्लीट हुआ है, 67, उसमें देखो आपके आधे पे आया है और आधा अभी आपका एज इट इज ब्लू कलर से शो कर रहा है।
तो ये आपका ट्रैकिंग प्रोसेस आपको दिखाते हैं इसमें इस तरीके से। और इसमें कॉस्ट भी अगर आपको चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट कितनी मतलब आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक और कॉलम लोगे और एक्चुअल कॉस्ट आप यहाँ पे चूज कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक्चुअल कॉस्ट में भी आपका टोटल 30% का आपको यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है कि आपका ये टोटल कॉस्ट है, ये आपके 30% वर्क की कॉस्ट है, यानी कि आपका 30 सितंबर तक आपका इतना कॉस्ट फ्लो करेगा इसमें। ये आपका 100% हो गया तो देखो इनकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट सेम है, ये भी आपका 100% हुआ है तो ये भी कॉस्ट सेम है। लेकिन टास्क 6 की यहाँ पे कॉस्ट में आपका आ रहा है इतना और यहाँ पे वैल्यू आपकी अलग। हाँ जी सर। सर हमें पूछ रहे थे जी हेलो। हाँ जी बोलो बोलो डियर बोलो। सर जितना परसेंट हम वहाँ टास्क कंप्लीट होने के डालेंगे उसी के अनुसार ये प्रोजेक्ट काम करेगा। हाँ जी सर अगर हम 100% डाल देंगे और वहाँ डेट चेंज कर देंगे तो टोटल टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नहीं डियर, आपको डेट चेंज करनी है, टास्क में नहीं आप चेंज कर सकते हो। सर वही सर डेट को हाँ तो डेट को चेंज कर देंगे तो यहाँ टास्क कंप्लीट दिखा देगा। हाँ जी बिल्कुल दिखा देगा, उसी के अनुसार सर ये फ्लो करता है। जी बिल्कुल करेगा, उसी के अकॉर्डिंग करेगा। ओके सर ठीक है। अब इसमें यहाँ से जाओ रिसोर्स में और रिसोर्स शीट खोलो इसकी, और यहाँ पे देखो आपका स्टार्ट चूज हो रखा है ना। yes, तो एक्यूरेट में, इसीलिए आप यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में जाओगे, टास्क में इसका गैंट चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये दोनों में आपका जैसे 60% आपका कंप्लीट हुआ है वर्क, तो यहाँ पे 60% की कॉस्ट आनी चाहिए कि नहीं? यस सर अभी यहाँ पे लेकिन ये उतना ही फुल दिखा रहा है ये तो। यस सर ये किसकी वजह से दिखा रहा है पता है? कि आपने रिसोर्स शीट में यहाँ से जो रिसोर्स शीट आ रही है तो यहाँ पे आपने कॉस्ट को कब कैलकुलेट किया है, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर लो आप यहाँ से प्रोरेटेड कर लो। प्रोरेटेड सर। हाँ, इससे क्या होगा, आपका जितना काम स्टार्ट मतलब कंप्लीट होगा उतने ही डेज का उस पर कॉस्ट आएगा। yes, उतना ही कॉस्ट आएगा इस पे। बिल्कुल। अगर इस पे एंड कर दोगे तो एंड में जब आपका पूरा फिनिश हो जाएगा तब दिखाएगा सर। तब दिखाएगा आपको। तो अब देखो आ गया आपका 68,900 और यहाँ पे आपका टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसमें ट्रैकिंग करते हैं डियर। सर ये भी पता कर सकते हैं कि मटेरियल कितना अभी बचा हुआ है या फिर कितना यूज हो गया? नहीं, मटेरियल का नहीं बताएगा आपको, ठीक है, वो सिर्फ उसकी कॉस्ट बताएगा। सर उसका भी तो ट्रैकिंग कर सकते हैं ना कि कितना मटेरियल अभी अवेलेबिलिटी है, कितना खपत, कितना उसमें यूज हो चुका है। नहीं डियर, ये आपको इस तरह से नहीं, मटेरियल का नहीं बताता, ये सिर्फ कॉस्ट का बताता है आपको। ओके सर ठीक है, क्योंकि हम इस पे सिर्फ बजट का ही काम करते हैं और शेड्यूल का। ओके सर ठीक है, ये आपका हो गया। सर, अब सर ये बैक में दिखा रहा है वही सर जो कंप्लीट है वही दिखा रहा है ना? ये राइट में क्या दिखा रहा है सर? तो सर यहाँ पे एरो जा रहा है इधर का। सॉरी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, दोबारा बोलो। I would request the participants to mute their mics and ask the question one by one. Okay, I would request the participants to mute their mics and ask the questions one by one. Suppose Rahul is asking, let all the doubts be cleared. Okay. Okay sir. Yes, Rahul, yes, you continue. Everybody except the speaker and Rahul, everybody please mute your mics. Okay, fine. Okay Rahul, your doubt is clear? पूछ रहे थे कि सर ब्लैक में जो सर लाइन गई वही सर कंप्लीट का शो है। अच्छा, जो आपका इसमें जो ब्लैक लाइट ये लाइन आ रही है इसकी बात कर रहे हो आप?
यस सर। हाँ जी, ये आपका ट्रैकिंग को दिखाता है कि आपका जो टास्क है वो कितना कंप्लीट हुआ है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो इस वाले टास्क नंबर 5 पे कि आपका कंप्लीट ट्रैक हो गया है ना, 100% फिनिश हुआ है, इसीलिए ये कंप्लीट पे है। और आपका टास्क नंबर 6 67% हुआ है, इसीलिए देखो ये 67% तक ही आपकी लाइन ट्रैक हुई है। उसके बाद में वो एज इट इज ब्लू कलर से शो कर रहा है। राइट राहुल? यस सर। ओके, अब इसमें एक चीज और रह जाती है ट्रैकिंग में, बेस लाइन। क्या रह जाती है? बेस लाइन। तो आप यहाँ से इसमें बेस लाइन सेट कर सकते हो। बेस लाइन 1 आप डाल दो इसमें, ठीक है, और एंटायर प्रोजेक्ट पे इसको डालो और ओके कर दो। तो एक्चुअली बेस लाइन क्या होता है पता है? जो भी आपने पर्टिकुलर बेस लाइन लगाई है उस डेट का एक डेटा को सेव कर लेता है अपने पास, ताकि जब भी आपको उसको जरूरत पड़े तो उस डेटा से कंपेयर करता है लास्ट को और प्रेजेंट को। ठीक है राहुल? आई थिंक आपको ट्रैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा, Yes, समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर, समझ में आ गया सर। ओके, एनी अदर डाउट? थैंक यू सर। वेलकम डियर। एनी अदर डाउट किसी का? प्लीज आस्क योर डाउट। If anyone has doubt, please ask. चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपका माइक ऑन नहीं हो रहा हो तो। चैट बॉक्स में भी सर आज आप कौन सा टॉपिक होगा सर? सॉरी सर? सर आज कौन सा टॉपिक होगा? आज के टॉपिक्स मैं कराऊंगा आपको, अर्न वैल्यू टॉपिक है आज का, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जो आपकी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनके डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि जो कुछ बच्चे हैं जिनके डाउट सॉल्व नहीं हुए थे वो आज मैं आपको उनको फिनिश करा देता हूँ। प्लीज डियर, जिस किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो पूछ सकता है। उसको ये नहीं समझना है कि भाई सर क्या सोचेंगे या बच्चे क्या सुनेंगे, कुछ नहीं। आपको अपना डाउट पूछिए, चाहे वो रिलेटेड है तब भी मैं उसका आंसर दूंगा, और इससे रिलेटेड नहीं है तब भी मैं आपको आंसर दूंगा। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी यहाँ पे 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी के मुझे नो डाउट करके यहाँ पे मैसेज चाहिए। डियर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो नो डाउट लिख करके मैसेज कर सकते हैं। या फिर मैं पूछूं से किसी से भी, अगर उसका आंसर नहीं आया तो फिर मैं समझ लेना आपका सर्टिफिकेट नहीं आने दूंगा फिर। इससे अच्छा ये है कि आप खुद पूछ लीजिए कोई भी डाउट है तो। चलिए, आई थिंक अब सबके डाउट क्लियर हो गए। आज क्लास से लास्ट क्लास में 10 मिनट पहले हम लोग एक क्विज रखेंगे और उसके आंसर्स आपको देने होंगे, राइट? चलिए अभी देखिए, अभी आपका जो आज के टॉपिक है वो है आपके अर्न वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्न वैल्यू होता क्या है, उसके बाद में अबाउट द अर्न वैल्यू फील्ड,
कौन सी इसकी फील्ड होती है। और फिर आपका आएगा अर्न वैल्यू टेबल, हम इसमें टेबल भी निकालेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे एनालाइज वेरिएंस एंड इंडिकेटर रिवाइजिंग द शेड्यूल। ठीक है, ये आज का टॉपिक है आपका अर्न वैल्यू। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में हम फिल्टर एंड ग्रुप्स पे जाएंगे। ठीक है डियर, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्न वैल्यू की, कि अर्न वैल्यू होता क्या है। अर्न वैल्यू एक्चुअली क्या होता है कि ये कॉस्ट कंपैरिजन होता है आपकी प्लान्ड वैल्यू में और आपके एक्चुअल वैल्यू में। जो भी आपका कंपैरिजन किया जाता है उसी को हम अर्न वैल्यू कहते हैं। इसमें अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है अर्न वैल्यू एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या कहेंगे इसको? परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं किसको? आपके अर्न वैल्यू एनालिसिस को। अर्न वैल्यू एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, नोट करते चले अगर जो बच्चा नोट करना चाहता है। अर्न वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो होती है अर्न वैल्यू एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अर्न वैल्यू इज अ प्रोग्राम मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट यूज वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक टेक्निक्स है जो कि प्रोग्राम मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं इसको, जो कि यूज करते हैं किसके लिए? वर्क इन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। टू इंडिकेट व्हाट विल हैपन टू वर्क इन फ्यूचर, जो कि इंडिकेशन जो आपके डेटा मिलता है उसको, तो उसके बेसिस पे आइडिया लगाया जाता है कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट आपका कितनी जल्दी फिनिश होने वाला है, अंडर बजट चलेगा, ओवर बजट चल रहा है, या आपका ऑन शेड्यूल चल रहा है, या लीड कर रहा है, या लैग कर रहा है। तो इस प्रोसेस को ही हम अर्न वैल्यू एनालिसिस का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद में ट्रेडिशनल मेथड फोकस ऑन द प्लान्ड अकम्प्लिशमेंट एंड द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि जो आपकी प्लान्ड वैल्यू है और जो आपकी कॉस्ट वैल्यू है, एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें जो कंपैरिजन आपका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्न वैल्यू। जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि अर्न वैल्यू इज अ मेजरमेंट टेक्निक, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, in which we will compare the actual value and the planned value. उसके बाद में earned value goes one step further and examines actual accomplishment. This gives manager greater insight into the potential risk areas. तो उसमें जहाँ पे भी रिस्क, हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो उसमें ये आइडिया लगा सकता है कि कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। ठीक है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो इसके लिए उसको क्या करता है? अर्न वैल्यू मेथड से वो निकाल सकते हैं। विच क्लियरर पिक्चर मैनेजर कैन क्रिएट रिस्क mitigation plan based on the actual cost and the scheduled and technical progress of the work. It is an early warning program, project management tool that enables manager to identify and control problems. तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को वो क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। बेसिकली इट विल अलाउ प्रोजेक्ट टू मैनेज बेटर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। दो चीजें इस पे कंसीडर करते हैं, ऑन टाइम और बजट। यानी कि एक तो ये आपका शेड्यूल को कंपेयर करेगा, दूसरा आपका करता है किसको? कॉस्ट को। तो ये होता है क्या? आपका अर्न्ड वैल्यू। अब अर्न्ड वैल्यू की कुछ फील्ड होती है, ये मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले सबसे पहले आती है पीवी। पहली इसमें जो आपकी वैल्यू आती है उसको कहते हैं पीवी। फर्स्ट पीवी, पीवी शॉर्टकट है और इसका फुल नेम है आपका प्लान्ड वैल्यू।
क्या होती है? प्लांट वैल्यू। पीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लांट वैल्यू। और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है प्लांट वैल्यू का, जिसको कहते हैं बजटेड कॉस्ट budgeted cost of work, budgeted cost of work schedule, यानी कि जो आपका बजट कॉस्ट थी प्लांट शेड्यूल की, वर्क शेड्यूल की, जो आपका स्टार्टिंग में ही हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट वैल्यू। और इसकी शॉर्टकट की होती है BCWS, यानी कि बजटेड कॉस्ट वर्क शेड्यूल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होती है, ये इसका प्लांट वैल्यू इसका नाम है। प्लांट वैल्यू की पीवी इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसका दूसरे नाम से इसको हम क्या जानते हैं? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, यानी कि BCWS। ये क्या होता है? ओरिजिनली प्लान्ड कॉस्ट ऑफ द वर्क दैट शुड हैव बीन डन दिस टाइम, यानी कि ये आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि आपके पर्टिकुलर टाइम पे खर्च की गई होती है, मतलब उसका प्लान किया गया होता है। ओके श्रेयांश, वॉइस भाई वॉइस सही आ रही है मेरी सबको? श्रेयांश वॉइस सही आ रही है? It's audible. You can continue. ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो कि आप पर्टिकुलर स्टार्टिंग में ही उस चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई आपका कितना प्लान्ड वैल्यू, आपने उसके लिए कितना प्लान किया है। ठीक है, किसी भी वर्क के लिए या किसी भी टास्क के लिए कितनी वैल्यू आपने प्लान की है, कितनी कॉस्ट आपने प्लान की है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? प्लान्ड वैल्यू। इसमें सेकंड आपका आता है क्या? सेकंड इसमें आपका होता है, सेकंड नंबर पे आपका आएगा एक्चुअल कॉस्ट। इसकी ये होती है AC, एक्चुअल कॉस्ट का। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का आपका सेकंड नेम होता है आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। ये इसका दूसरा नाम होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें जितना जितना आपने देखा कि अभी हमने ट्रैक किया, तो 67% आपका अगर कोई टास्क कंप्लीट हुआ है, तो उसी टास्क की 67% कॉस्ट ही आपकी वहां पे काउंट होगी, उसको कहते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? एक्चुअल कॉस्ट किसे कहते हैं? कि जो आपका पर्टिकुलर डेट तक जितना वर्क कंप्लीट हुआ है, वहां तक की कॉस्ट को हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। अगर आपका एक दिन हुआ है तो एक दिन की कॉस्ट आएगी, 2 दिन हुआ है तो 2 दिन की कॉस्ट आएगी, 3 दिन हुआ है तो 3 दिन की कॉस्ट आएगी। तो उसके बेसिस पे ही आपकी कॉस्ट हम निकालते हैं। तो ये आपका होता है एक्चुअल कॉस्ट। फिर इसमें आपका आता है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आती है आपकी अर्न्ड वैल्यू। अर्न्ड वैल्यू होता है EV, शॉर्टकट की होती है इसकी EV, और EARNED, अर्न्ड वैल्यू। फिर आपका इसमें इसका पुराना नाम होता है बजट कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, यानी कि बजट कॉस्ट
वर्क परफॉर्म्ड। ये क्या होता है, अब देखो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी क्या, BCWP, इसको कहते हैं BCWP, यानी कि वर्क परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है आपका अर्न वैल्यू में, प्रोजेक्ट मैनेजर एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ओरिजिनली बजटेड वर्क कंप्लीट, यानी कि जो आपका बजट किया हुआ था स्टार्टिंग में, उस बजट के हिसाब से वो कितना वर्क परफॉर्म किया गया है। यानी कि आपने जो एक्चुअल कॉस्ट आई कि आपका पर्टिकुलर डेट तक इतनी कॉस्ट एक्चुअल, लेकिन उस वर्क के लिए एक आपका बजटेड कॉस्ट भी तो होगा, तो वो अर्न वैल्यू में आती है आपकी वैल्यू, कि जैसे कि जो आपने स्टार्टिंग में प्लान किया था वो जो आपकी परफॉर्म्ड है वो कितनी आई है। ठीक है, तो ये आपका अर्न वैल्यू का मतलब होता है। क्लियर है सबको यहां तक? ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। सॉरी, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका क्या, चौथे नंबर का आपका आता है इसमें BAC। BAC क्या होता है आपका, BAC होता है बजट एट कंप्लीशन। बजट एट कंप्लीशन। बजट एट कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसी को हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं। टोटल बजट ऑफ योर प्रोजेक्ट और अ टास्क, किसी भी पर्टिकुलर टास्क की या आपके प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट हम बजटेड लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, जो हम प्लान करते हैं, उसी को बजट एट कंप्लीशन कहते हैं, टोटल कॉस्ट। राइट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है EAC। EAC आपका होता है एस्टिमेट एट कंप्लीशन। एस्टिमेट एट एक मिनट मयूर, आपको मैं बताता हूं। कंप्लीशन आपने पूछा 1 और 4 में, आपका एक है प्लान्ड वैल्यू, ठीक है, और एक आप है बजटेड एट कंप्लीशन, यानी कि जो आपका बजट कंप्लीशन पे हुआ है, फिनिश, ठीक है, उसको हम कहेंगे बजट, मतलब टोटल कॉस्ट जो आ रही है आपकी। प्लान्ड वैल्यू में क्या आता है, प्लान्ड वैल्यू में आपकी आती है ओरिजिनली प्लान्ड कॉस्ट, जो आपने ओरिजिनली उसको किया था, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने उसके लिए जो कॉस्ट असाइंड की थी, वो आपकी होती है प्लान्ड वैल्यू। और इसमें बजट एट कंप्लीशन में क्या होता है कि आपके उसमें कुछ वेरिएंस हुए, मान लो कि अगर आपने कोई भी उसमें वेरिएंस शेड्यूल किए हैं मॉनिटरिंग करते समय, आपने उसको, मान लो कि आपका 1 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1 महीने के रेगुलर के हिसाब से आपने उसकी प्लान्ड वैल्यू को आपने 1.5 लाख रुपए माना है, ठीक है मयूर, आपका 1 महीने का कोई प्रोजेक्ट है और उसके 1.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, तो ये हो गई आपकी प्लान्ड वैल्यू, ठीक है। अब आपने उस पर 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो आपको 10 दिन में उसका 33% कंप्लीट हो जाना चाहिए था आपका टास्क, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आपका सिर्फ 25% ही टास्क कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप बिहाइंड शेड्यूल हो गए, ठीक है। अब बिहाइंड शेड्यूल आप हो गए,
तो आप उसको शेड्यूल पे आने के लिए आप क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, वर्कर्स से एक्स्ट्रा टाइम करवाओगे, जिससे कि वो अगले 10 दिन में आपका ऑन शेड्यूल आ जाए, कर पाओगे। तो जो वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आप फ्लो करा रहे हो, तो वो आपका बजटेड एट कंप्लीशन में ऐड हो जाएगी। वो मे भी आपके डिफरेंस हो सकती है कि आपने प्लांट स्टार्टिंग में कुछ किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लेनी पड़ी, वो आपकी होगी बजट एट कंप्लीशन। राइट मयूर, समझ में आया आपको? मयूर समझ में आया? ओके। और 2 और 4 में भी सिमिलर ही है? नहीं डियर, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है भाई। एक्चुअल कॉस्ट में मतलब ये है कि किसी टास्क पे, अब मान लो कि जो आपका वर्क परफॉर्म्ड वाला जो 10 दिन में आपने सिर्फ 20% ही काम किया, लेकिन वहां पे प्लांट वैल्यू तो आपकी ज्यादा हो गई थी ना, लेकिन वहां पे आपकी क्या है, अगर 20% काम हुआ है तो 20% की तो कॉस्ट आएगी वहां पे, तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में आता है सेकंड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मयूर? ओके, थैंक यू। अब इसमें देखो आपका एस्टिमेटेड कंप्लीशन क्या होता है। एस्टिमेटेड कंप्लीशन का मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ व्हाट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टास्क विल बी। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें करने के बाद में जो फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी उसको हम एस्टिमेट एट कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और आपका होता है लास्ट, ये आपका 5th हो गया, ये आपका 5th वन हो गया। और इसमें आपका होता है ETC, लास्ट होता है इसमें एक ETC होता है, ETC इसमें आपका ये छठा होता है आपका 6th वन, ETC का मतलब होता है आपका estimate to complete completion। मतलब क्या हुआ, एस्टिमेट टू कंप्लीशन में क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इस कॉस्ट को निकाल सकता है। मान लो कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है ना, जितने दिन का रिमेनिंग बचा है उसकी जो कॉस्ट वो एस्टिमेट करेगा, उसको एस्टिमेशन टू कंप्लीशन हम नाम देते हैं, ETC कहते हैं उसको। जैसे कि अभी आपने 20 डेज काम कर लिया 1 महीने के प्रोजेक्ट पे, तो अभी आपके 10 दिन और बचे हैं कंप्लीट करने के लिए। जो अगले 10 दिन की कॉस्ट आने वाली है उसको एस्टिमेट टू कंप्लीट हम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया सबको? अब इसमें 7th नंबर पे जो आपका आता है वो होता है शेड्यूल वेरिएंस, इसको हम कहते हैं SV। क्या कहते हैं? SV। और इसको कहते हैं शेड्यूल वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल वेरिएंस आपका होता है कि आपका डिफरेंस बिटवीन द वर्क एक्चुअल परफॉर्म्ड एंड द वर्क शेड्यूल्ड। सर 5 और 6 में डिफरेंस बता दीजिए। ओके, 5 आपका होता है एस्टिमेट एट कंप्लीशन, यानी कि जो आपके कंप्लीट होने पर जो एक्चुअल कॉस्ट आती है उसको कहते हैं हम EAC। ठीक है, एस्टिमेट एट कंप्लीशन। लेकिन ETC में क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका 1 महीने का प्रोजेक्ट है और उस पे आपने 20 दिन काम कर लिया, ठीक है, 20 दिन की कॉस्ट आपकी कुछ फ्लो हुई होगी। अब अगले 10 दिन की आपको कॉस्ट पता करनी है कि अगले दिन में और कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, तो वो आपका एस्टिमेटेड टू कंप्लीशन में आता है। राइट राहुल? राइट राहुल, वो आपका आता है एस्टिमेट टू
सर आवाज आ रही है आप सबको? अब आ रही होगी। It's audible. Yes, yes. Continue. ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये शेड्यूल वेरिएंस भी समझ में आया। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वर्क परफॉर्म एंड द वर्क शेड्यूल, जो आपका एक्चुअल वर्क परफॉर्म हुआ है और जो आपका वर्क शेड्यूल्ड था उसमें जो वेरिएंस आता है आपका टाइम में, ये टाइम की बात हो रही है। शेड्यूल वेरिएंस आपका जो होता है वो टाइम की बात करता है। ये टाइम में कितना डिफरेंस आया, कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए था और वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, उसी को हम कहते हैं क्या, शेड्यूल वेरिएंस। अब इसमें एक और लास्ट बचता है आपका, वो होता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, इसको कहते हैं हम सीवी, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लान कॉस्ट of the work performed and the actual cost incurred for the work, यानी कि जो आपका पीवी माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो आप करोगे, फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं क्या, कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस जो आप निकालोगे यहाँ से, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, AC माइनस पीवी, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो सॉरी कॉस्ट वेरिएंस आती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका इसके क्या है, फील्ड होते हैं, अर्न्ड वैल्यू के फील्ड होते हैं। यहां तक इसमें किसी को भी कोई डाउट इन फील्ड्स में? वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उस प्रोजेक्ट पे इसको लगा के देखते हैं। आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस पे आपने बेस लाइन एक लगा रखी है और इसकी अगर आपको अर्न वैल्यू चेक करना है तो अर्न वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से व्यू में जाओगे, टेबल्स में जाओगे और यहाँ से आपके पास में कॉस्ट देखना चाहते हो तो देखो आपको कॉस्ट दिखा देता है ये। इसमें देखो आपका बेस लाइन कॉस्ट आ रहा है कि ये आपकी पर्टिकुलरली एक्चुअल कॉस्ट देखो बेस लाइन पे आपकी कितनी है। देखो आपने आज की डेट पे बेस लाइन लगाई है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये आपकी बेस लाइन कॉस्ट है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है और ये आपकी रिमेनिंग आ रही है कि जो आपकी रिमेनिंग कॉस्ट आ रही है इसमें कि भाई आपका कितना आ रहा है, रिमेनिंग दिखा रहा है आपको, ये आपकी टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट दिखा रहा है। इसको यहाँ से आपको चेंज करना, आपको रिमेनिंग दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है, तो ये आपकी कॉस्ट टेबल में आपको दिखाता है। ठीक है, फिर आपको इसमें मोर टेबल में जाकर अर्न वैल्यू वाली ले लो, अर्न वैल्यू टेबल ले लो और अप्लाई कर दो। अर्न वैल्यू टेबल में अगर आप देखें, यहाँ पे आपका इंटीरियर में दिखा रहा है ये आपकी प्लान्ड वैल्यू थी। ठीक है, ये आपका अर्न वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी आ गई, इसीलिए यहाँ पे आपका EAC और BAC आपका आ रहा है और वेरिएंस आपका 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो आपका किसी में भी कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब इसमें आप देखो फर्नीचर में आपका ये इतने का आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है इसकी, ये इसकी बजटेड कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये आपको टोटल क्या दिखा रहा है, इसकी कॉस्टिंग दिखा रहा है। लेकिन जो टास्क आपके आगे कंप्लीट हुए ही नहीं है उनकी प्लान वैल्यू आपकी कितनी है, 0 0। अर्न वैल्यू भी आपकी क्या है, 0, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुए।
एक्चुअल कॉस्ट भी आपकी 0 आ रही है उनकी, ठीक है। शेड्यूल वेरिएंस भी 0 है आपका और कॉस्ट वेरिएंस भी आपका 0 है। सारी चीजें ऑन प्लान चल रही है, इस वजह से आपका इसमें 0 आ रहा है। तो ये आपकी अर्न वैल्यू टेबल होती है आपकी, क्या होती है? अर्न वैल्यू टेबल। अब इसमें आपका अर्न वैल्यू का हम इसमें एक वर्क करते हैं, आपका एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अर्न वैल्यू का, और फिर उसमें कॉस्ट वगैरह लगाएंगे और आपको इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपका अर्न वैल्यू का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपसे पूछता है, क्वेश्चन है क्या, अ 6-day वर्क वीक कैलेंडर इज फॉलोड विद द वर्किंग टाइम 9 hours per day। इसका हमें नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करना है, क्रिटिकल पाथ आपको बनाना है। while the activity named form elevator pit wall is delayed by 2 days, the activity named core column is delayed by 4 days, ठीक है। label it with there in any over allocation, update the project for the 10 days and calculate the earn value, then update the project for 35 days and analyze the difference and also calculate the cost indicator for this project, ठीक है। अब इसमें हम नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, यहाँ से लेते हैं न्यू और यहाँ पे एंट्री करते हैं इसकी स्टार्ट। यहाँ से पहले आप इसको ऑटो शेड्यूल कर लीजिए और फिर आपका आता है इसमें एक्सकेवेट फाउंडेशंस। एक्सकेवेट फाउंडेशन हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपका आता है इसमें एक्सकेवेट एलिवेटर पिट। एक्सकेवेट एलिवेटर पिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका है फॉर्म कॉलम पियर्स। फॉर्म कॉलम पियर्स एंड स्प्रेड फाउंडेशन। फिर आपका आता है इसमें रफ इन इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग इन एलिवेटर। इन इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इन एलिवेटर। फिर आपका फॉर्म एलिवेटर पिट वॉल। फॉर्म एलिवेटर पिट वॉल। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें सेट रेनफोर्सिंग एंड एंकर बोल्ट। फिर आपका आता है 4 कॉलम पियर्स एंड फाउंडेशन। कॉलम पियर्स एंड फाउंडेशन। फिर आपका आता है 4 कंक्रीट एलिवेटर वॉल्स।
एलिवेटर वॉल्स, ठीक है, 4 एलिवेटर वॉल कंक्रीट, प्योर एलिवेटर वॉल कंक्रीट। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्योर पियर एंड फाउंडेशन एंड फाउंडेशन, ठीक है, स्ट्रिप्स वॉल फॉर्म, वॉल फॉर्म्स, ये आपका लास्ट में एंड, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन दे देते हैं, ड्यूरेशन इसकी है 0, इसकी 1, इसकी है 8, फिर इसकी है आपकी 15, फिर आपकी 10, फिर आपका 4, 18, ठीक है, फिर आपका 17, 17, फिर आपका 28, 28, फिर आपका 9 और फिर इसकी 10 और इसका फिर से 10 लास्ट, और इसका हो गया 0। ये आपका, अब इसमें प्रेडिसेस आपको लगाने हैं, प्रेडिसेस आपका 1, फिर 2, इसका है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9, 10, 11 और ये आपका 12, ये आपके प्रेडिसेस भी इसमें ऐड हो गए। अब इसमें आपको करना क्या है, रिसोर्स शीट बनानी है आपकी। रिसोर्स शीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से रिसोर्स शीट लेनी पड़ेगी। और यहाँ से इसमें दो क्या, साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर। दूसरे नंबर पे आपका है कारपेंटर, फिर आपका है इसमें वर्कर, वर्कर्स, फिर आपका है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड साइट इंजीनियर एक चाहिए आपको, कारपेंटर भी एक चाहिए और वर्कर आपको चाहिए 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूरो कर दो 5 और सुपरवाइजर आपका 1। अब इसकी स्टैंडर्ड रेट डालो, इसकी है आपकी 2000 पर डे। फिर आपका है कारपेंटर 1750 पर डे। फिर आपका आता है वर्कर 1250 पर डे। लास्ट में आपका सुपरवाइजर 900 रुपये पर डे। तो ये आपका कॉस्टिंग आ गई इसमें, ठीक है। अब इसको असाइन कराना, असाइन के लिए फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टास्क में,
गैंट चार्ट में, और यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, और यहाँ से आप क्या करो, उसका आपको चाहिए साइट इंजीनियर 1, फिर दूसरे नंबर पे आपको चाहिए कारपेंटर, और इसमें आपको जनरल में, एडवांस में, यहाँ से अनवैल्यू मेथड ऑफ फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट पे लगाओ, और ठीक है। अब इसमें दूसरे वाले पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, दूसरे वाले में आपका सिर्फ एक साइट इंजीनियर लगा हुआ है, नीचे उस पे जाओ और साइट इंजीनियर चूज करो, ओके। फिर चौथे वाले पे लो, चौथे वाले में रिसोर्स में आपका आएगा कारपेंटर, और दूसरे नंबर पे आपका वर्कर आपके इसमें आएंगे 2 क्वांटिटी बढ़ा दो, 2 और 2। फिर 5th पे जाओ, 5th पे आके आपके आएंगे वर्कर, 3 यूनिट चाहिए आपको, और एक चाहिए सुपरवाइजर, ठीक है, और ओके करो। फिर आपका यहाँ पे आएगा, इसमें आपको वर्कर चाहिए 5, इसमें वर्कर चूज करो और क्वांटिटी दे दो 5, ओके। फिर 7वें नंबर पे जाओ, 7वें नंबर पे वर्कर भी 5 चाहिए आपको, और आपका सुपरवाइजर भी 1, और ओके। 8वें नंबर पे आप जाओ, इसमें वर्कर चाहिए आपको 5, ओके। 9वें नंबर पे जाओ, 9वें में आपको वर्कर चाहिए 4, ओके। 10वें नंबर पे वर्कर 4, और आपका सुपरवाइजर 1, ओके। 11वें नंबर पे आपका वर्कर चाहिए 5, और ओके। 12वें नंबर पे आपका साइट इंजीनियर 1, कारपेंटर भी आपको 1, और आपका लास्ट में वर्कर भी आपके 5। तो ये आपके बन गए। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसको एक बार इंडेंट कर दो ताकि ये आपको समरी प्रोजेक्ट बन जाए। टास्क और सब टास्क में कन्वर्ट हो जाए। करते जाओ, और इसका कैलेंडर भी आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें बताया था स्टार्टिंग में। आपको कैलेंडर चाहिए कितना, 6 डे वर्किंग चाहिए। आप यहाँ से प्रोजेक्ट में जाओ, चेंज वर्किंग टाइम में जाओ, वर्क वीक्स में जा करके यहाँ से डिटेल में 6 डे वर्किंग चाहिए, तो 6 डे वर्किंग ले लो। और इसमें आपको चाहिए कितना, 9 आवर्स पर डे, यानी कि इसी को हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, बस 18 कर दो, 18 हो गया, और ओके कर दो। 6 डे वर्किंग हो गया आपका।
अच्छा इसी चेंज हो गया क्या? चलो कोई नहीं, इसी में चेंज हो गया तो इसी का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपको कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ से आप क्या करो, कॉस्ट पे जाओ, तो ये तो आपको उसको कॉस्ट दिखा देगा आपको कि ये आपके इस प्रोजेक्ट पे इतना कॉस्ट हो रहा है। आपका 130 दिन का शेड्यूल है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटस डेट डालनी पड़ेगी। स्टेटस डेट डालो आप कितने दिन की, पहले 10 दिन की डालो। आज 21 तारीख है तो आप 31 तक डाल दो और ओके कर दो। ये आपकी स्टेटस डेट होगी और अपडेट कर दो। आपने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद में यहाँ से कंप्लीट वर्क निकालो, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसमें अगर ले लो आप वर्क कंप्लीट, तो इसमें देखो टोटल का कितना दिखा रहा है, 2% एक्चुअल में कंप्लीट होने का, ठीक है। और इसमें फिर से आप स्टेटस चेंज करो अगले 35 डेज के लिए। तो आप सितंबर में चले जाओ और 30 सितंबर डेट ले लो, ओके कर दो और अपडेट कर दो। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो रहा है, आपको वैल्यूज दिखा रहा है सारी की सारी, ठीक है। इसमें आपको बेस लाइन सेट करके देखो, यहाँ से सेट बेस लाइन और ओके, एंटायर प्रोजेक्ट पे लगा दो ओके। अब यहाँ से आप अर्न वैल्यू एनालिसिस देखो। अर्न वैल्यू एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, व्यू में जाकर के टेबल्स में जाना पड़ता है। सर फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट क्यों लिया, फिजिकल इसमें हमने लिया कि जो आपका एक्चुअल वर्क कंप्लीट हुआ है साइट पे, इसीलिए वो उसका परसेंटेज आपको शो कर रहा है, ठीक है राहुल। इसीलिए हमने उसको लिया, चेंज किया, ताकि हमारा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें बताए। कंप्लीट का मतलब क्या है कि वो 100% कंप्लीट होगा तभी आपका वो कंप्लीट लेगा वैल्यूज। और अगर आपने फिजिकल लिया है तो जितना कंप्लीट हुआ है उसी की वैल्यू आएगी। यहाँ से कॉस्ट देखो आप, कॉस्ट में आपका प्रोरेटेड चल रहा है, ठीक है। और आपका ये देखो 3500 चल रहा है, यहाँ से आ रहा है। फिर आपका फिर आपका 16,000 यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे देखो आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ये है, बेसलाइन कॉस्ट आपकी ये है और ये आपका एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, ये आपका रिमेनिंग कॉस्ट है, ठीक है। अर्न वैल्यू टेबल चाहिए आपको, यहाँ से जाओ मोर टेबल में जाओ और यहाँ से चूज कर लो क्या, अर्न वैल्यू और अप्लाई करो। तो ये आपकी अर्न वैल्यू आपकी आ गई। अर्न वैल्यू में देखो आपका प्लांट वैल्यू आपकी है, प्लांट वैल्यू देखो इतनी है इसकी, ये आपका अर्न वैल्यू 0 है और यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉस्ट, जितना एक्चुअल कॉस्ट फ्लो हुआ है वो आ गया। और यहाँ पे शेड्यूल वेरिएंस और आपका कॉस्ट वेरिएंस की भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर आपका ये आपकी इसकी प्लांट वैल्यू थी 16,000, अर्न वैल्यू भी 16,000 आ गई, एक्चुअल कॉस्ट भी 16,000 आ गई और आपका कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस 0-0। अगर ये आपके दोनों 0-0 आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट सही चला है। अगर इनमें कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे बिहाइंड शेड्यूल हो या, ठीक है। अब इसमें देखो आपका ये आपकी प्लांट वैल्यू है और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है आपका, तो देखो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने 5वें वाले टास्क का चेंज किया था, याद हो तो आपको 5वें वाले टास्क पे जा करके इस पे यहाँ गए थे एडवांस में, हमने देखो फिजिकल चेंज किया था परसेंटेज में,
इसका आप यहाँ से परसेंटेज कंप्लीट कर लो और ओके कर दो। तो देखो अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका अर्न वैल्यू दिखा रहा है, प्लान वैल्यू भी आ गई, अर्न वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो देखो फिर से आपका ये डिफरेंस 0 हो गया। तो ये इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, अर्न वैल्यू निकाल सकते हो सारे प्रोजेक्ट में। तो इसी के बेसिस पे आपका वर्क काम करता है। तो ये था आपका क्या आज का टॉपिक, अर्न वैल्यू एनालिसिस, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है अर्न वैल्यू वाले चैप्टर में तो वो अभी पूछ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक कि आप इसके सारे डाउट ये कहते हैं कि कोई डाउट नहीं है या डाउट है तो वो पूछ लें। प्लीज सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, और जिसको कोई डाउट नहीं है तो वो नो डाउट लिख करके मैसेज कर सकता है। या तो आप डाउट पूछिए, ठीक है। ओके श्रेयांश, वेरी गुड, आपको कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है। और बाकी के लोग भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी लोग भी डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से बोलो भाई, फटाफट से। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप उसके आंसर्स देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी पूछता हूँ आपसे। अच्छा, प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसके थ्रू प्रोग्रेस करता है? आपके ऑप्शंस है अपडेटिंग द टास्क इंडिविजुअली, ठीक है। आप ABCD करके आंसर दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अब प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय, ठीक है, प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय अपडेटिंग द टास्क इंडिविजुअली। ए आंसर है, मतलब ए आपका वो है ऑप्शन, अपडेटिंग द टास्क इंडिविजुअली। बी ऑप्शन है आपका अपडेटिंग द टास्क प्रोजेक्ट एज अ होल, या पूरे प्रोजेक्ट को आप अपडेट करेंगे, या अप्लाई बोथ, या दोनों को करेंगे। प्रोजेक्ट क्वेश्चन था आपका, प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय, कौन सा आंसर होगा? फटाफट से दो। 3 इसके ऑप्शंस दिए मैंने आपको, ABC। फटाफट से अंदर आंसर बताओ इसका। विनय का आंसर आया ए। प्रशांत कुमार का आया है बी। मयूर महेश्वरी का आया है ए। चलिए, और बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भाई? ये तो ए बी करके आ रहे हैं भाई। चलो देखो, आपने शायद, जिन्होंने आंसर ए दिया है उन्होंने शायद क्वेश्चन ढंग से सुना नहीं। ये लिखा है प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय,
ये है आपका क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कैन बी प्रोग्रेस्ड बाय, तो प्रोजेक्ट आपका कब प्रोग्रेस करेगा? जब आप पूरे प्रोजेक्ट को अपडेट करोगे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन था, तो इस वाले का आंसर आएगा बी, अपडेटिंग द प्रोजेक्ट एज अ होल। पूरे प्रोजेक्ट पे आप उसे अपडेट करोगे तभी आपका प्रोजेक्ट अपडेट होगा, राइट? ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, which tab in the options dialog box can be used to give assignment unit in percentage और decimal? हमने जब आपके रिसोर्सेज हम लगा रहे थे तो रिसोर्सेज को हमें परसेंटेज में दिखा रहा था, राइट? हमें वो किस में दिखा रहा था? परसेंटेज में। वो जो हमने डेसिमल में जाकर के चेंज किया तो वो कहां से किया था? किसी को पता है? नहीं, फाइल में तो भाई फाइल में जाकर के कहां से आएगा? ये तो इतना तो लिखा ही है, विच टैब इन द ऑप्शन। फाइल में जाने के बाद में तो आप ऑप्शन में गए थे ना, तो वो ऑप्शन तो बोल ही रहा है कि विच टैब इन द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू गिव द असाइनमेंट इन परसेंटेज और डेसिमल। ऑप्शन, वेरी गुड राहुल, ये सबसे बढ़िया आंसर मिला है, शेड्यूल। वेरी गुड यार, वेरी गुड, इस बात पे तो बहुत अच्छा लगा। शेड्यूल में जाकर के हम चेंज करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, एनालाइजिंग द ओवर एलोकेशन रिसोर्स इज पॉसिबल विथ, हम ओवर एलोकेशन को कहां से देख सकते हैं? कहां से हम पता कर सकते हैं कि वो ओवर एलोकेट है कि नहीं? फटाफट से आंसर दो। एनालाइज ओवर एलोकेटेड रिसोर्स इज पॉसिबल विथ रिसोर्स शीट। नहीं, विजुअल रिपोर्ट से नहीं आएगा डियर। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस सुन लो। ए ऑप्शन है आपका रिसोर्स शीट, ए ऑप्शन है आपका रिसोर्स शीट, बी ऑप्शन है आपका रिसोर्स ग्राफ, बी ऑप्शन है आपका रिसोर्स ग्राफ, सी ऑप्शन है आपका रिसोर्स यूजेस, और सी ऑप्शन है आपका रिसोर्स यूजेस, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। डी ऑप्शन है आपका ऑल द अबव। राहुल ने आंसर दिया है ए, प्रशांत कुमार ने आंसर दिया है डी। वेरी गुड प्रशांत। प्रशांत का आपका सबसे सही आंसर है डी रहेगा इसका, क्योंकि हम रिसोर्स शीट से भी ओवर एलोकेशन चेंज देख सकते हैं, रिसोर्स ग्राफ से भी आप उसमें ओवर एलोकेशन चेंज कर सकते हो, और आपका रिसोर्स यूजेस से भी आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, यस, रेड सिंबल से शो करता है आपका। तो गुड प्रशांत कुमार, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसका आंसर डी रहेगा। लेबल्ड रिसोर्स कैन बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कि जो आपकी लेबल्ड रिसोर्स होती है कैन बी रिस्टोर्ड हो सकती है ओरिजिनल फॉर्म में। इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। यस, वेरी गुड, ट्रू है। फिर आपका, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओवर एलोकेटेड रिसोर्स इन रिसोर्स ग्राफ आर शोन इन, जो रिसोर्स ग्राफ में आपका ओवर एलोकेशन दिखाता है वो कौन से कलर से दिखाता है?
ओवर एलोकेशन में रिसोर्स ग्राफ आपको जो दिखाता है वो कौन से कलर से दिखाता है? रेड। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। वैसे इसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे, बिना ऑप्शंस के आंसर दिया। गुड, वेरी गुड। टाइम, स्कोप और कॉस्ट, ये आपके इंडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है? टाइम, स्कोप और कॉस्ट, ये इंडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, क्या है बताओ? गुड, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट नहीं है डियर, इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। फिर आपका इसमें आता है मटेरियल रिसोर्स यूजेस द कैलेंडर। जब हम रिसोर्स शीट में मटेरियल रिसोर्स लगाते हैं तो उस पे बाय डिफॉल्ट कौन सा कैलेंडर आता है? स्टैंडर्ड। वेरी गुड मयूर, वेरी गुड अथर, वेरी गुड श्रेयांश। डिफॉल्ट कैलेंडर नहीं आता डियर, डिफॉल्ट में आपका वो आता है स्टैंडर्ड कैलेंडर। ठीक है श्रेयांश, डिफॉल्ट कैलेंडर के नाम से कोई कैलेंडर नहीं होता है इसमें, आपका आता है क्या? स्टैंडर्ड कैलेंडर। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ, यू कैन गिव द मैक्सिमम यूनिट फॉर मटेरियल रिसोर्स। क्या जब हम रिसोर्स शीट बनाते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम यूनिट देते हैं कि हमें वो कितना चाहिए, तो क्या हम मटेरियल रिसोर्स के लिए उसको दे सकते हैं? ट्रू और फॉल्स है इसका आंसर? फटाफट से बताओ। आप क्वेश्चन ढंग से सुनो। वी कैन गिव द मैक्सिमम यूनिट फॉर द मटेरियल रिसोर्स। क्या मटेरियल रिसोर्स के लिए हम मैक्सिमम यूनिट वाली वैल्यू दे सकते हैं क्या? ठीक है, जिनका आंसर उन्होंने फॉल्स दिया है या नो दिया है वो सही है, ट्रू वाले सब गलत है। इसका आंसर होगा फॉल्स। वेरी गुड यार। चलिए भाई, लेकिन मुझे एक चीज से ये बताओ कि डाउट किस किस के सॉल्व नहीं हुए थे यार? क्योंकि मुझे डाउट मिला है कि भाई सर बोल रहे थे कि डाउट सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार डाउट पे फोकस कर रहा हूँ, और पहले भी करता था। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, हर बार मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन आप लोग हैं कि पूछते ही नहीं है भाई। है कि नहीं? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, कल के सेशन रखिए 30 मिनट का। मतलब राहुल मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, कल डाउट का एक सेशन रखें, ठीक है, कल रख लेते हैं। कल आपका 4 बजे से हम लोग आधे घंटे का पूरा एक लास्ट में रख लेते हैं डाउट सेशन। नहीं तो अभी भी पूछ लो यार, अभी भी डाउट सेशन ही तो चल रहा है, अभी भी पूछ लो, क्या दिक्कत है? डेली की डेली डाउट पूछ लिया करो, जिससे आपको कोई बर्डन भी नहीं होगा। एक साथ डाउट पूछने में क्या है, आपका रहता है कि भाई कौन सा डाउट आपको याद है कि नहीं, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी क्लास का एक एक करके पूछोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर प्रीवियस वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करवा दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डियर ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेशंस के लिए आपको क्या करूँगा, स्नैपशॉट्स सेंड कर दूंगा कोऑर्डिनेट सर को, और वो आप वहां से ले लेना।
इसकी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एक बाइबल आती है डियर, MSP के नाम से, तो वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। MSP बाइबल के नाम से मिलेगी वो आपको, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बाइबल। ऑथर का नाम तो यार मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट पे भी अवेलेबल है, नेट पे आप टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट बाइबल। और किसी को कोई डाउट? डियर देखो, जो मैंने बताया है वो इंडस्ट्री में आपको विद स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वहां के लिए जो जरूरी चीज है ना, आप एंट्री लेवल के लिए आप जाने के लिए उतना काफी है ये, ठीक है। अगर आप सोचो कि भाई आप 100% इस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के एकदम अच्छे वाले यूजर हो गए हो, वो आप नहीं बने हो, ठीक है। आपको कम से कम इस चीज को पूरा समझने के लिए 1 से 2 साल आपको काम करना होगा, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ आपको 2 से 3 साल कम से कम, आप इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लायक जब बनेंगे, जब आप किसी के साथ मिलकर के 1 से 2 साल काम कर लो, ठीक है। मयूर और राहुल भाई, अभी आप सिर्फ एक इंजीनियर बने हो, वो भी आपकी कंप्लीट नहीं है इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये कहो कि आप एक फ्रेशर हो, आपको बाहर इंडस्ट्री की जो पूरी एक अलग दुनिया है ना, उससे आप अनविज्ञ हो, मतलब कि अनजान हो अभी तक, अभी आप, ठीक है। जो आपका एकदम जो एकेडमिक और इंडस्ट्री में रिलेशन नहीं बिठा पाओगे आप, ठीक है। सिर्फ आपको उतनी चीजें बताई जाती हैं कि यहाँ पे कि आप किसी भी चीज को समझ सको, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग को पढ़ोगे तभी तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करवा पाओगे। अब सभी सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई साइट इंजीनियर की जॉब करेंगे, कोई फिर से ट्रेनिंग मिलेगा ना। यार देखो, आपको ट्रेनिंग ऐसे कोई नहीं देता, एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं देता, सिर्फ आपको खुद से सीखना होता है उनको। आपको देख देख करके सीखना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना है तो इसको मैं कैसे करूंगा। जो बंदा सामने कर रहा है आपके, उससे सीखना पड़ेगा देख करके कि ये काम ऐसे कर रहा है तो इसको तो मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वो वे आपको निकालना पड़ेगा। वहां आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको खुद से सीखना है, ठीक है। ठीक है राहुल, आपको वहां पे जो आपकी स्किल्स हैं वो ही काम आएंगी, ठीक है। जो आपकी बेसिक चीज है, स्किल्स कहते हैं हम, वो आपकी काम आएंगी वहां पे। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक चीज का। ये प्लान कर रहे हो तो एक रूम का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, कितना मिनिमम आप किसी भी साइज ले सकते हो, ठीक है। अगर आप डिजाइन कर रहे हो कंक्रीट डिजाइन, तो कंक्रीट डिजाइन होती क्या है ये आपको एकेडमिक में बताया जाता है, लेकिन वो कैसे करनी है वो आपको इंडस्ट्री में ही पता लगेगा, क्योंकि वहां तो रियल चीज में और थ्योरेटिकल चीज में आपको डिफरेंस निकालना वही पता लगता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल चीज में और आपके एकेडमिक में। आपने पढ़ जरूर लिया है, लेकिन उसको यूज तभी कर पाओगे जब आप वहां पे एक्चुअल में पहुंचोगे, ठीक है भाई। समझ में आया सबको? ओके डियर, चलिए बाकी की बातें हम कल करेंगे। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कल एक लिस्ट बना लेना, कल हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, एक लिस्ट बना लो। थैंक यू राहुल। एक लिस्ट बना लो सारे फर्स्ट क्लास से लेकर के आज तक के डाउट,
आप नोट करके लाना, और कल हमारा एक डाउट सेशन रहेगा जिसमें आप सारे डाउट पूछ सकते हैं। ओके डियर, चलिए फिर मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड इवनिंग एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।